साथियों, आज के अध्याय में मैं वो बेसिक प्रिंसिपल बेल का डिस्कस करूंगा कि जहां पर आपके पार्ट पर डिमांड नहीं है पर आपने किसी के बिहाफ पर जो है रिश्वत लिया है, ऐसा आरोप आप पर है सीबीआई का या लोकायुक्त का या कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो का। तो वहां पर बेल प्ली में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और किस तरह से हम बेल को एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो घबराने का नहीं है और आपको तसल्ली से जो है अपने मैटर पर जो है वर्कआउट करना होगा और अच्छा वर्कआउट आप करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट भी जो है मिलेंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक है ये मैं समझाऊंगा बाय द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। एक कॉपी और एक पेन जो है हाथ में लेके बैठिए और जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, घबराने का नहीं है। और अगर महाराष्ट्र जोन से हो तो एक बात कहना चाहूँगा कि कालजी करू नकोस। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने और जो डिसीजन का डेट है वो है 29 मार्च 2023। जो कंसर्न पिटिशनर है वो है शिशपाल और जो रिस्पोंडेंट है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर फैक्ट्स क्या है कि जो कंसर्न पिटिशनर है इसने अप्लाई किया रेगुलर बेल के लिए कंसर्न एफआईआर में, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी बाय स्टेट विजिलेंस ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम और सेक्शन 7(13)(1)(b ये आपको जो है जोड़ देना है। और हरियाणा में जो है ट्रेंड बन चुका है 13(1)(b का, तो आए दिन केसेस बन रहे हैं। और इसके अलावा सेक्शन 201, सेक्शन 466, सेक्शन 120B आईपीसी का भी जो है यहाँ पर इम्पोज किया गया। और 13(2) जो है ये 13(1)(b का एक अलाइड पार्ट है। 13(1)(b जो है रिसेंटली ऐड हुआ था अमेंडमेंट से, जो बात करता है अनजस्ट इनरिचमेंट की। और उसके बाद जो है कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट जो है कॉल करी। एक रूटीन प्रोसीजर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसको रिकॉर्ड पर रखा गया। जो भी चीज़ कोर्ट में आएगी वो रिकॉर्ड में हमेशा ली जाएगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जो ट्रायल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इनको रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना पड़ता है। साथियों, बेसिक एलिगेशंस क्या है एज पर द एफआईआर कि एक कोई व्यक्ति है राजीव कुमार और उसका साथी है संजीव कुमार। ये ऑनर्स है मारुति मोटर्स के फरीदाबाद के, और इन्होंने एक पीस ऑफ लैंड लिया जिसका एक स्पेसिफिक साइज़ है, उसको भी जो है स्पेसिफिक किया गया और ये डॉक्यूमेंट जो है ड्यूली रजिस्टर्ड भी किया गया। और जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो टेंटेटिव अमाउंट था 48,000 रुपये, ये एज अ स्टैम्प ड्यूटी भी जो है डिपॉजिट किया गया। हाउएवर सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द ऑडिट इट वाज फाउंड दैट द स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय द कंप्लेनेंट वाज ऑन द लेसर साइड। ये एक बेसिक समस्या हमारे देश की है कि हम लेसर साइड पे जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करना चाहते हैं। अल्टीमेटली वी ब्लेम द पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि देखो जब आपका लेसर साइड पर टैक्सेशन है या स्टैम्प ड्यूटी है तो आपको नोटिस आएगा। और आप लोग क्या गलती करते हो कि भोले जी बन के उनको फ़ोन करना शुरू करते हो। भाई फ़ोन नहीं करना अपने को, आपको कोई बात नहीं करनी। जिसको आप लोग नोटिस दे रहे हो उससे कोई बात आपको नहीं करनी है। सिंपल जो है नोटिस दे दिया आपने, शांति रखो, वो अपने आप जो है रिप्लाई फाइल कर देगा उसका। अब आप लोग फ़ोन करते हो ना तो इससे बनाते हैं एविडेंस कि देखो सर हमको फ़ोन कर रहा है, पैसे मांग रहा है। थर्ड पार्टी इनके बिहाफ पर आपको फ़ोन करेगी भाई मेरे फ्रेंड का काम है कर देना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो छोटी सी बातें, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। और ये लोग हमको फंसाकर जो है फिर हमारा मौका बनाते हैं, फिर हमको ब्लैकमेल करते हैं। तो इससे बढ़िया कि अपन शांतिप्रिय जीवन जियो, किसी का भला नहीं करना अपने को। अपने तो छोटी सी बात है कि कोई कमी दिखती है या कोई स्टैम्प ड्यूटी का एविजन है तो आप जो है नोटिस जारी कर दो और उसका ड्यू कोर्स में जो है निस्तारण कर दो। और यहाँ पर भी यही हुआ था कि स्टैम्प ड्यूटी जो है कम पाई गई और टेंटेटिव अमाउंट जो है ये निकाला गया एज अ एरियर और एक नोटिस जो है जारी कर दिया गया। और यहाँ पर एलिगेशन क्या है कि जो कंसर्न एसडीएम है इसने जो कंसर्न परिवादी है उनसे कांटेक्ट किया और 55 लाख रुपए मांगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और इस मामले को ड्रॉप कर दूंगा। और उनका फर्दर एलिगेशन क्या कि एसडीएम ने जो है शिशपाल, जो कि यहाँ पर एप्लीकेंट है, उसको भेजा टू कलेक्ट 5 lakhs फ्रॉम द कंप्लेनेंट। और जो कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट थी 13/3/2020 उसको दे दिए। और फर्दर एलिगेशन था कि 7 लाख जो है पेड हुए हैं 31/3/2020 को और 6 लाख जो है पेड हुए हैं 15/4/2020 को। साथियों, यहाँ पर जो पिटिशनर है उसका तर्क किया था कि अगर सारी एलिगेशन सही मान भी ली जाए तो ये जो राजेश है एसडीएम इस केस में ये मेन अक्यूज्ड है और पिटिशनर ने जो है मियरली कलेक्ट करा था अमाउंट को ऑन हिज बिहाफ एंड ही इज़ नॉट बेनिफिटेड इन एनी मैनर फ्रॉम द सेड अमाउंट। हालांकि ये आर्गूमेंट जो है बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ एडमिट कर रहे हो तो इट इज़ डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड है, इट इज़ डीम्ड टू बी प्रूव्ड है। और जो भी जुडिशियल एडमिशन से बिल्कुल ना कर, ये आर्गूमेंट जो है काफ़ी घातक आपके लिए हो सकता है। तो आपको सिंपल सी बातें कहने की, कोई भी एलिगेशन जो है मेरे खिलाफ स्टैंड नहीं करता है। और जहाँ तक बात रिकवरी की, रिकवरी मुझसे नहीं है, रिकवरी मुझसे दिखाई गई है। और वो क्यों दिखाई गई होगी, इनका अल्टीरियर मोटिव है।
क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मेरे बिहाफ पर सारी कार्रवाइयाँ करके जो मेन अक्यूज है उसको जो है बेनिफिट पहुंचा देवे, जबकि मेरा ना तो कोई रोल है और ना ही मैंने कोई डिमांड किया है, ना ही मैंने कोई एक्सेप्टेंस किया है, ना ही मुझसे कोई रिकवरी है। एंटायर एविडेंसेस आर फैब्रिकेटेड, दिस शुड बी योर डिफेंस बिफोर द कोर्ट। क्योंकि देखो आपका ड्राफ्टिंग प्रॉपर होना चाहिए, बात का बेनिफिट मिले नहीं मिले बात की बात है, और अपने को बेल तक जो है कंसेशन नहीं चाहिए, अपने को बरी भी तो होना पड़ेगा ना। और मैटर चलो आज आप बरी ट्रायल कोर्ट से हो गया तो मामला हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है हिलना नहीं चाहिए। तो मोटी मोटी बात ये रखो कि जब आप आर्गूमेंट कर रहे हो या आप जब ड्राफ्टिंग्स कर रहे हो बेल एप्लीकेशंस की, तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट नेवर एडमिट एनीथिंग और नेवर कन्फेस एनीथिंग एंड सिंपली हैव टू से ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स, और मुझको जो है झूठा फंसाया गया, मुझसे झूठी रिकवरी जो है दिखाई गई है। और ये कैसे है, ये सब विषय ट्रायल के, ये ट्रायल में तय होगा। और यहाँ पर उनका ये भी सबमिट है कि जो कंसर्न पिटिशनर है ही इज़ नॉट वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफिस, और ये प्राइवेट जो है एम्प्लॉई है जिसका अपोजिशन जो है स्टेट ने करा। उनका कहना ये कि जो एसडीएम है और जो है प्राइवेट पर्सन आपस में हैंडिंग गलव है, और एसडीएम ने तो डिमांड कर लिया और उसने इनके मार्फत जो है पैसा प्राप्त किया। तो ये एक फिटेस्ट केस है जहाँ पर बेल एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट किया जाए। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है द पिटिशनर एज ऑन डेट हैज़ बिन बिहाइंड द बार सिंस द लास्ट 2 months एंड चालान हैज़ ऑलरेडी बिन फाइल्ड। ये कंटेंशन स्टेट का यहाँ पर रहा था और वो किसी भी केस में जो है इन्वॉल्व नहीं है। ये भी जो है एक कंटेंशन स्टेट का रहा पिटिशनर के लिए। पिटिशनर का ये एडमिटेड फैक्ट है कि डिमांड जो है रिकॉर्ड पे ही है, केवल उसने कलेक्ट करा है 5 लाख रुपए एट द इंस्टेंस ऑफ द एसडीएम। ये बेसिक एलिगेशन है। ये लगभग काफ़ी लंबे टाइम से जो है बिहाइंड द बार है, चालान जो है फाइल हो चुका है, चार्जेस जो है फ्रेम्ड हो चुके हैं एंड ट्रायल विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बी कंज्यूम। और पिटिशनर का जो है कोई आपराधिक रिकॉर्ड में नहीं है, तो कोर्ट ने माना कि इन दिस सर्कमस्टेंसेज इट विल बी टोटली फ्यूटाइल। तो कोर्ट ने माना कि इन दिस सर्कमस्टेंसेज फॉर द डिटेंशन ऑफ द पिटिशनर विल नॉट सर्व एनी पर्पस। तो कोर्ट ने बेल को एक्सेप्ट करते हुए उसको जो है जमानत पर रिहा कर दिया। तो कुल मिला के बात समझनी है कि जब बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हो तो आपको ये प्लीडिंग्स तो करनी ही करनी की। नो वर्क इज पेंडिंग, देर इज़ नो डिमांड, देर इज़ नो एक्सेप्टेंस, रिकवरी इज फैब्रिकेटेड, और मियर रिकवरी ऑफ द मनी डज नॉट कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम अनटिल अनलेस देयर इज अ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्पिरेसी को लेकर कई लॉ आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें साफ साफ है कि मियर मीटिंग ऑफ माइंड, mere phone callings, mere accompany is not sufficient to attribute the concept of the criminal conspiracy। ऐसा एविडेंस फाइल पर होना चाहिए कि ये दोनों आपराधिक मंशा लिए हुए थे, फिर दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड हुआ और उस मीटिंग ऑफ माइंड में और प्लान्स भी जो है डेवलप हुए। अब ये दोनों एक ही प्लान के तहत जो है काम कर रहे थे और इनका बेसिकली पर्पस क्या था कि क्राइम कमिट करना। अगर ये एविडेंस फाइल पर होगा तो ही 120 भी अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है, कॉमन सेंस की बात है। तो साथियों, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आर्ग्यू करो। अपना सारा केस जो है अच्छा होता है, पर अपनी गलत ड्राफ्टिंग, गलत बहस या गलत जो है प्लीज़ अपने को जो है मरवा देते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, अच्छा बहस करो, अच्छा आर्ग्यू करो, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। तो साथियों, देखा ना कितना आसान है बेल प्ली को रखना और उस पर आर्ग्यू करना। एक ड्राफ्टिंग प्रॉपर कर लोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, अदरवाइज फिर क्यों घूमते रह जाओगे। और प्रॉपर अपना केस को रखो, डिमांड, एक्सेप्टेंस, एफआईआर की पोजीशन क्या है उसको देखते हुए आर्ग्यू करो। चलता फिरता बहस नहीं करना है, चलती फिरती बहस करोगे नुकसान जो है आपको ही खाना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।